अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पीटीआई को बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने मुख्तसर फैसले में करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। पीटीआई बल्ले के निशान की हकदार है और बल्ला बतौर इंतखाबी निशान उनको दिया जाएगा। अदालत के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने कानूनी ब्रीफिंग के लिए कल इजलास तलब कर लिया है। 15 दिन पहले भी पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए बल्ले का निशान बहाल किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डिविजनल बेंच का 9 जनवरी की समाअत का इंतजार किए बगैर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी थी और पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल कर दिया था। मामला डिविजनल बेंच में आना ही था सो आया और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। आज बल्ले की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में बैक वक्त समाअत मुकर्रर थी, मगर आज सुबह तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त ये कहते हुए वापस ले ली कि मामला पेशावर हाई कोर्ट में जेरे समाअत है। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत शुरू की तो तहरीक इंसाफ वुकला ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि बल्ले के निशान की वापसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं कर रहे। ताहम आज फ्री कैन के वुकला के दलाइल शुरू हुए तो फरीक यूसुफ अली के वकील काजी जवाद ने अदालत को यह बताया कि मेरे मौक्कल पीटीआई के साबका जिलाई जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। मेरे मौक्कल को मीडिया से पता चला कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाए। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। काजी जवाद ने अर्ज की कि हम इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हैं और हाई कोर्ट सिर्फ सूबे को देख सकता है। काजी जवाद के दूसरे एतराज पर जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था इनको। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ तो यहां पर कैसे केस नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि जो इलेक्शन हुए इसमें तमाम मेंबरान मुंतखब हुए या सिर्फ सूबे के हद तक। काजी जवाद एडवोकेट ने अर्ज की कि पूरे मुल्क के नुमाइंदे मुंतखब हुए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने केस को खारिज किया। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या कोई इंतखाबात बगैर निशान के भी मुनक्किद हुए हैं। काजी जवाद ने अदालत को बताया कि माजी में भी नॉन पार्टी इंतखाबात हुए हैं और पार्टीज खत्म भी हुई हैं तो नई भी बन गई हैं। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि देख लीजिए वो मार्शल लॉ के दौर में हुआ है। अदालत ने काजी जवाद से फिर सवाल किया कि आपकी पार्टी है तो क्या उनको इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। इस पर काजी जवाद ने अर्ज की कि मैं रूल्स की बात करता हूं, जो कानून में है वही होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों और इसमें हिस्सा ले सकूं। दूसरे फरीक शाह फहद के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुन सकता है, पेशावर हाई कोर्ट नहीं। ये पार्टी जैसे ही बनी वहीं से लाडलेपन शुरू हो गया। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि आप कानूनी बात कीजिए, यहां कभी एक और कभी दूसरा लाडला बन जाता है। वकील अहमद फारूक ने अदालत से अर्ज की कि पीटीआई ने अपने कारकुनों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अचानक बुलबुला उठा और ऐलान कर दिया गया कि काबीना बन भी गई। इस पर जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि वही बुलबुला अभी फटा है। जस्टिस एजाज के इन जुमलों पर अदालत में कह के गूंज उठे। शाह फहद के वकील अहमद फारूक ने अदालत के सामने नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट जाना चाहिए था। इलेक्शन एक्ट में ये लाजिम नहीं कि हर इंतखाबात में वही निशान मिलेगा और अगर 2 जमातें एक ही निशान मांग लें तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो किस जमात को निशान अलॉट करे। बादशाह फरीक नूरीन और राजा ताहिर के वकील मियां अजीजुद्दीन ने यह नुक्ता उठाया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट मजाज शख्स ने जमा नहीं कराया। जब फ्री कैन को मालूम हुआ तो अदालत में केस कर दिया। अदालत ने केस कमीशन के पास भेज दिया। 5वां फरीक जहांगीर के वकील नवीद अख्तर ने अदालत के सामने ये एतराज उठाया।
कि मेरा मौक्कल ज़िले सदर रह चुका है। एक बयान पर जहांगीर को पार्टी से फारिग कर दिया गया। आइन के मुताबिक ओहदेदारों को मुंतखब नहीं किया गया, जो लाजमी है। इंतखाबी निशान भी सियासी पार्टी को उसकी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक दिया जाता है। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर दोबारा डाइस पर आए। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के इख्तियारात से मुतल्लिक मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए मौकफ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं भी चैलेंज हो सकता है। समाअत के आखिर में अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। इस पर सिकंदर मोमन ने यह कहा कि इलेक्शन एक्ट 215 सेक्शन तब लागू होता है कि जब इख्तियार हो, तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद ही होना चाहिए। आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए। इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करना लाजिम है और यहां तो आइन के मुताबिक इनकाद ही नहीं हुआ। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि ये तिश्नगी बाकी रहेगी और इसके बाद अदालत ने पहले फैसला महफूज किया और बादशाह महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल करते हुए पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने दावा किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड नहीं करता तो ये तौहीन अदालत होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी। मगर ताहाल इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया और कल कानूनी मुशावरत के लिए इजलास भी तलब कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या अब तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इंतखाबी मैदान में उतर पाएगी, लेकिन पूरे यकीन के साथ ये अभी भी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और अकबर एस बाबर तो ये दावा कर भी चुके हैं कि उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना ही करना है। 2 दिन का वक्त है। 13 जनवरी से पहले बल्ले के निशान पर हतमी फैसला होना जरूरी है, क्योंकि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट करने हैं। इलेक्शन कमीशन एक तरफ बल्ले के इंतखाबी निशान को लेकर कानूनी जंग में उलझा है, तो दूसरी जानिब पोस्टल बैलेट्स के लिए दरख्वास्त देने के लिए 2 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हल्के की अहम तरीन मालूमात फराहम करने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट वोटरों को तमाम जरूरी मामलात फराहम करने का पाबंद है, क्योंकि इससे 10 लाख से जायद वोटर्स का हक राय दही मुतासिर हो सकता है और एक जमात को इंतखाबी निशान अलॉट ना करने से 1.5 करोड़ वोटर की भी हक तलफी हो सकती है कि दीगर जमातें इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करने जा रही हैं। लेकिन इधर यह कशमकश अभी भी बाकी है। मुस्लिम लीग नून 15 जनवरी से जलसों का आगाज करेगी। पीपल्स पार्टी पहले ही मैदान में सरगर्म है और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अभी भी ठोस यकीन दहानियां चाहिए। हमने माजी में भी मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते देखे हैं, जब जून 2022 में इंट्रा पार्टी इंतखाबात से फकत एक दिन कबल यह बताया गया कि हो सकता है कि कल ही के दिन मुस्लिम लीग नून का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए और यह इंतखाब भी बिला मुकाबला और कबूल है कि तर्ज का ही था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्टी इंतखाबात भी इसी नौयत के रहे हैं कि बंद कमरों में बैठकर पार्टी लीडरशिप का इंतखाब होता रहा है। हमारे ही प्रोग्राम में चंद दिन कबल लतीफ खोसा ने इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इंतखाब 1 घंटे में एक दफ्तर में बैठकर खुद कर लिया। इधर क्या हो रहा है, इधर मसला क्या है और क्या बल्ला कितना आपके लिए मेक और ब्रेक है? मैंने खुद एज सेक्रेटरी जनरल इलेक्शंस करवाए थे। हमने दफ्तर में बैठकर जो है एक फॉर्मेट बनाया, उस फॉर्मेट को हमने जो है चारों सूबों में भेजा। बिलावल भुट्टो अकेला नाम आया, उसको हमने चेयरमैन, लतीफ खोसा अकेला नाम आया, सेक्रेटरी जनरल बिला मुकाबला बना। कमरुज़मान कायरा अकेला नाम आया, उसको हमने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया। अमजद खजांची पे एक ही नाम आया, उसको बनाया। हमने एक दिन में 1 ही घंटे में इस्लामाबाद में बैठकर हमने इलेक्शन करवाया। उसको मैंने रजिस्टर करवाया, किसी ने भी चैलेंज नहीं किया और सारी पार्टीज में ऐसे ही होता है। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, यू हैव लिटरली जस्ट डॉज्ड अ बुलेट, एम आई करेक्ट? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं समझता हूं कि बल्ले की वापसी जो है वो जमहूरियत की वापसी है और आई हैव गॉट कोजेंट रीजंस फॉर दिस। जब भी किसी इलाके में, किसी मुल्क में आप उसकी सबसे बड़ी जमात या एक बड़ी सियासी जमात, कोई भी बड़ी सियासी जमात, उसको जब आप मुकाबले से बाहर करते हैं, आप बेसिकली उस पूरे सियासी निज़ाम को
اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہیں. اگر کسی دوسری سیاسی جماعت میں تھوڑی بھی سمجھ ہے، اور خاص کر وہ جماعتیں جنہوں نے ماضی میں تلخ تجربات جن کے ہوئے ہیں، چاہے وہ ضیاء صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کو یا میاں صاحب کی جماعت کو مشرف صاحب کی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے جو ہوا، میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے. شکرانے کے دو نفل ہمارے سے زیادہ ان کو پڑھنے چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی آج اگر مقابلے سے باہر ہوتی یا اس کو کر دیا جاتا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہمارا گھر جل رہا ہے، یہ آگ پھر آپ کے گھر بھی آتی. میں سمجھتا ہوں جمہوریت بچی ہے آج. اور ویسے تو تمام عدالتیں محترم ہیں، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے گپ اندھیری رات میں ایک ٹماتے ہوئے چراغ کی طرح، ایک شمع کی طرح جمہوریت کو ایک میں سمجھتا ہوں ایک حدت بخشی ہے آج. مگر علی محمد صاحب، الیکشن کمیشن کے پاس ابھی بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں اس کو. دیکھیں، الیکشن کمیشن ہمارا، آپ کا، میرا، ہم سب کا ادارہ ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس پہ اپنا حق رکھتا ہوں کہ میں اس سے پوچھوں، ایز اے تحریک انصاف کے ورکر کے نہیں، ایز اے پاکستانی، ایز اے پولیٹیکل ورکر، کیا وجہ ہے آپ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑ گئے ہیں تحریک انصاف کے، اس کو عدالت سے ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مقابلے سے باہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں الیکشن کمیشن کے محترم ممبران سے انتہائی ادب سے پوچھ رہا ہوں. آرٹیکل 224 اس آئین میں ہے اور وہ کہتا ہے، اس کا سب آرٹیکل 1 کہتا ہے 224 کا، کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو 60 دنوں میں آپ نے الیکشن کرنا ہے، اور جب اسمبلی توڑی جائے گی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے تو 90 دن کے اندر ہونا ہے. جو 90 دن کا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کا، وہ تو کب کا گزر چکا. اور جو مرکزی قومی اسمبلی کا تھا، اگست میں کاکڑ صاحب آئے ہیں، اکتوبر کے پہلے دوسرے تیسرے ہفتے میں الیکشن ڈیو تھا، اور ابھی ہم جنوری کے دوسرے ہفتے میں جا رہے ہیں. کیا کوئی جواب دینا پسند کرے گا کہ کیا ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑ جانا اہم ہے یا آئین کی پابندی کرنا اہم ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رات کو عدالت لگا کے الیکشن کمیشن کو کلیئر ڈائریکشن دی کہ پتھر پہ لکیر ہے اور 8 فروری سے ایک دن بعد آگے نہیں جائے گی. بجائے اس کے کہ ہم الیکشن کی طرف توجہ کریں، الیکشن منعقد کرنے کی طرف توجہ کریں، اپنے شیڈیول کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف توجہ کریں، اور آر او سے پوچھیں، ان آر او سے پوچھیں جن کی ذمہ داری تھی کہ ہم سب کی وہ ڈاکیومنٹس قانون کے مطابق وہ اس کو دیکھتے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فارغ کیا گیا اور انہی عدالتوں سے ہمیں ریلیف لے کے جانا پڑا. اگر سارا کچھ عدالتوں نے کرنا ہے، ریلیف بھی انہوں نے دینا ہے، فیصلے بھی انہوں نے دینے ہیں، آپ کے آئین پہ عمل بھی انہوں نے کروانا ہے، تو پھر یہ جو آر اوز ہیں اور باقی ادارے ہیں، یہ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے. جس طرح علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے، علی محمد بھی کہہ رہا ہے، بہت ہو گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے، پاکستان پہ رحم کرو. تحریک انصاف پہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اللہ ہے اور ہم اپنی جنگ لڑنا جانتے ہیں، سیاسی بھی اور عدالتی بھی. لیکن علی محمد صاحب، بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 15 منٹ میں کے ساتھ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے. الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ، خدا کے بندو. علی محمد خان صاحب، کیا وجہ بھی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ اپلوڈ نہیں کیا، جبکہ بڑے واضح طور پہ بیرسٹر علی ظفر کہہ چکے تھے کہ 15 منٹ میں یہ اس فیصلے کے مطابق اپلوڈ نہ ہوا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن پہ تو یہ توہین عدالت ہوگی؟ دیکھیے، پہلے ہی اس ملک میں آئین کا تو مذاق بنایا گیا اور بالکل کھلے آنکھوں کے ساتھ ہم نے یہ نظارے دیکھے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے نامینیشن پیپرز آر اوز کی موجودگی میں چھینے گئے. آر اوز کی موجودگی میں پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، لوگوں کو جبرن وہاں سے غائب کیا گیا. اور اس کے باوجود جو ہے کسی کے جو ہے وہ کانوں پہ کوئی جون آ رہی یا کوئی ٹسٹ نہ ہوا. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ آر اوز جو انہوں نے لگائے ہیں، کیا آر اوز لگا کے ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے؟ سر کیا وہ بھی شاید میڈیا نہ دیکھتے ہو نا. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے مذاق نہیں کرنا چاہیے. 25 سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیوں نہیں ہوا علی محمد صاحب؟ دیکھیں ایسا نہ کریں، کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کیا سو کیا. اب ملک کی ایک بہت بڑی معزز عدالت کا فیصلہ ہے اور ایسا نہ کریں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس پہ کسی کی طبیعت پہ وہ گراہ گزرے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، آئین پہ عمل کریں. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو صرف اور سر اگر موزانہ طور پر آپ واپس انشاءاللہ اگر نیشنل اسمبلی میں آ بھی گئے علی محمد صاحب تو الیکشن کرنا پڑے گا. دے ہیو نو ادر آپشن. الیکشن ایکٹ میں ترمیم ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام فقط ایک ریکارڈ کیپر کا ہے، یا ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ کینسل کریں یا ایشو کریں. اس کے اوپر ابہام ہے ابھی بھی قانون میں، تو اس کی وضاحت ضرور اور اس کے اوپر کام ضرور کر لیجیے گا آ کر. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا. آپ نے گفتگو سنی. ویری شارٹ بریک. اٹ ہیز انڈیڈ بین اے ہسٹوریکل ڈے. وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے.
सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट पे 7वें नंबर पर मौजूद जज जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को लिखे गए अपने इस्तीफे में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए कहा है कि पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर तैनात होना और खिदमात सर अंजाम देना एजाज की बात है, मगर अवामी मालूमात और किसी हद तक अवामी रिकॉर्ड का मामला होने की वजह से मेरे लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर खिदमात जारी रखना मुमकिन नहीं। अपने इस्तीफे में जस्टिस मुजाहिर ने मजीद लिखा है कि ड्यू प्रोसेस की सोच भी मुझे इस फैसले पर मजबूर करती है, इसलिए मैं आज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस्तीफे की मंजूरी काफी नहीं होगी। असासों की जांचबीन सियासतदानों की तरह जज साहिबान और उनकी आल औलाद सबकी होनी चाहिए और तराजू पकड़ने वाले हाथ का हिसाब आखिरत में तो अल्लाह की स्वाबदीद है, मगर दुनिया में भी नहीं करेंगे तो हम सब बराबर के गुनाहगार होंगे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जेर बहस है। इस हवाले से दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक ये कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को इल्जामात का सामना करना चाहिए था, दूसरा ये कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंसेस का तकाबुल। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की बेटी ने तनकीद का जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर अपने पैगामात में कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने दिफा में कहा था कि वो अपने बच्चों और बीवी के माली मामलात के हवाले से जवाब दे नहीं। हालांकि इसके बरक्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरे भाइयों को नोटिस जारी कर दिए हैं। क्या काबिल इज्जत चीफ जस्टिस डिल्यूजनल है या फिर इस विंडिक्टिवनेस बाइंडिंग यानी कि क्या इंतकाम अंधा है? नाज़रीन, नक्श फातिमा नकवी उनकी साहबजादी सवालात उठा रही हैं कि 21 में से 19 शिकायत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों ड्रॉप कर दिया गया, जबकि जस्टिस तारिक मसूद ने अपने खिलाफ शिकायत करंदा पर क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों की, मगर मेरे वालिद को खामोश तमाशाई बनाकर बैठा दिया गया जब मियां दाऊद, उन्होंने कहा मियां डिस्गस्टिंग दाऊद, जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में बोल रहा था। मेरे वालिद की तमाम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड हैं, मेरे वालिद के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं, और उनका यह भी कहना था कि ऑडियो कॉल्स बोगस हैं। परवेज इलाही पुलिस की मौजूदगी में हमारे घर आए। सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है और मेरे वालिद इसमें पार्टी नहीं बन सकते। नाज़रीन, इस केस का पस मंजर बहुत वाज़ेह है। द डिवाइड स्टार्ट्स अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का नाम एक मुबैना ऑडियो लीक में सामने आने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर की जानिब से मिसकॉन्डक्ट के इल्जाम पर मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर हुई। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक वकील मियां दाऊद ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके उनके असासों की तहकीकात का मुतालबा किया था। रेफरेंस पर उन पर इल्जाम ये आयद किया गया था कि जज ने अपने बेटों और बेटी की बैरून मुल्क तालीम और एक ताजिर जाहिद रफीक से माली फायदा हासिल करने के लिए अपने असर रसूख, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। जज तहरीक इंसाफ और उसके कायद इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात को खुलेआम जाहिर करते हैं। वो अपनी जाती रंजिशों की वजह से दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ खतरनाक होने का दावा भी करते हैं। इन इल्जामात के बाद कौमी असेंबली ने आमदन से जायद असासाजात के इल्जामात का सामना करने वाले जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत जमा होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस वक्त के सरबरा और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 1 जून 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद से राय तलब की, जिसके बाद 3 अगस्त को जस्टिस मजहर अली नकवी ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम खत में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं जो अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खत में मजीद कहा था कि इल्जाम लगाया गया है कि जायदाद, रेवेन्यू रिकॉर्ड और इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर की गई कीमत के मुकाबले में कीमत से ज्यादा है। दुनिया की अदालतें सदियों से इस बुनियादी असूल पर काम कर रही हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से, अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि मुझे मेरे मामले में ऐसा नहीं नजर आ रहा। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खत के बाद 25 सितंबर 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी राय दी, जिसके बाद नाजरीन 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट की शिकायत पर 3-2 की अक्सरियत से पहला शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 14 दिन में जवाब तलब कर लिया था। इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया था कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ 10 शिकायतें जमा कराई गई थी। इस फैसले की मुखालिफत करने वाले जजों ने कहा कि उन्हें
जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायतों का जायजा लेने के लिए मजीद वक्त दरकार है। शो कॉज के जवाब में 11 नवंबर को जमा कराए गए इब्तदाई जवाब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जानिबदाराना और मुतसिब रवैये की शिकायत करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और चीफ जस्टिस नईम अख्तर को खुद को बेंच से अलग करके मामले की समाअत करनी चाहिए। उन्होंने पहले भी जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतसिबाना रवैये को हाईलाइट किया था कि जिसके बाद 20 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करने का फैसला करते हुए जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी करदा शो कॉज नोटिस को भी चैलेंज करते हुए यह कहा कि कार्रवाई का आगाज गैर अदालती और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर था। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर को 24 नवंबर को एक नया शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने और अपना दिफा करने की हदायत जारी कर दी। शो कॉज का जवाब देने की बजाय जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने वकला के तवस्सुत से 23 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी करदा दोनों शो कॉज नोटिस को चैलेंज कर दिया। 4 दिन बाद 4 दिसंबर को जस्टिस मज़ाहिर ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और पहले से दायर आईनी पिटिशंस की पैरवी का इरादा जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा नजरसानी शुदा शो कॉज नोटिस को रद्द करने की कोशिश की, मगर फिर 13 दिसंबर को जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर तमाम जजों के नाम एक खुला खत लिखा और इस खुले खत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मुझसे रवा रखा गया सलूक तौहीन आमेज है। और आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से इस्तीफा उन्होंने बाकायदा तौर पर दे दिया है। हालांकि गुज़िश्ता रोज शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करवाया था जिसमें आयद इल्जामात की तरदीद करते हुए वो फरमा रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है मगर किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात फराहम करने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। और साथ ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज उठाते हुए कहा था और मौकफ अपनाया था कि काउंसिल में एक शिकायत कुनंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है और अटॉर्नी जनरल शिकायत कुनंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। बार काउंसिल की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत की ईमा पर दायर की गई। पाकिस्तान बार काउंसिल की 21 फरवरी को उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से मुलाकात के उसी रोज पाकिस्तान बार काउंसिल ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शो कॉज का जवाब देते हुए मौकफ अपनाया कि शो कॉज का जवाब जमा कराने से पहले ही गवाहान को तलब करने का हुक्म भी खिलाफ कानून है। यह इल्जाम सरासर गलत है कि उनसे कोई भी शख्स बासानी रुजू कर सकता है या उनको अप्रोच कर सकता है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बताया कि लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर करदा है। एसटी जोन्स पार्क में वाक़े घर की कीमत का तखमीना भी डीसी रेट के मुताबिक ही लगाया गया है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और ना ही मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हुआ। शो कॉज के जवाब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में तयशुदा असूल है कि बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। पाक रोड इस्लामाबाद के प्लॉट की अदायगी अपने सैलरी अकाउंट से की थी। यहां नाज़रीन दिलचस्प बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को डील किया उस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जिसके बाद जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के माबैन मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आई जिस पर जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक समाअत के मौके पर यह फरमाया कि जज को साथ बिठाने का मकसद किसी को पैगाम देना है। साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक और समाअत पर ऑब्जर्वेशन भी दी कि जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं और ना ही उस जज को काम करने से रोका जा सकता है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब कल गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने थे और गुज़िश्ता रोज ही जस्टिस एजाजुल एहसन द फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका भी इख्तलाफी नोट सामने आ गया है। लेटर सामने आया है कि जिसमें उनका मौकफ है कि शो कॉज की उन्होंने मुखालिफत की है और यह कहा है कि कानून की नजर में जस्टिस मज़ाहिर पर लगाए गए इल्जामात बरकरार नहीं रह सकते। काउंसिल की कार्रवाई रवायात के खिलाफ गैर जरूरी और जल्दबाजी में की जा रही है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस फैसले की नफी है जिसके पेश नजर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जारी होने वाला शो कॉज वापस लिया जाता है। नाज़रीन वक्त की अहमियत, गैर मामूली अहमियत, द टाइमिंग, द कोइंसिडेंस और इज इट जस्ट आयरनी कि जस्टिस मज़ाहिर का ही एक दिया हुआ अहम तरीन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज ओवरटर्न हुआ है। दिस इज वेरी मच हिस्ट्री इन द मेकिंग फॉर अस क्योंकि आज ही अहम तरीन एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी जब लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, उन्हीं का फैसला ओवरटर्न किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसे केस का फैसला सुनाया है कि जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब का नाम भी आता है और सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खसूसी अदालत का सजाए मौत का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लाजब बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। समाअत के दौरान वकील हामिद खान और वकील सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आए। वकील हामिद खान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है कि जो क्रिमिनल अपील है, जबकि हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के सजा कलअदम करने के फैसले के खिलाफ है जो आईनी मामला है। दोनों अपीलों को अलग अलग करके सुना जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार और अपील 2 अलग मामलात हैं। पहले परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर को सुन लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से इस्तफसार किया कि आप परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालिफत कर रहे हैं या हमायत, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी ने जवाब दिया कि हम परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालिफत कर रहे हैं, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम शायद आज ही इस केस का फैसला भी सुना दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के वुरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वुरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। अदालत 561A का सहारा कैसे ले सकती है? दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 12 के तहत परवेज मुशर्रफ के साथ मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे खुले हैं, जिस पर वकील सलमान सफदर ने बताया कि इमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा मुलव्विस नहीं थे। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुलव्विस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खसूसी अदालत ने सजा दी। एक शख्स को पूरे मुल्क के साथ हुए इकदाम से अलग करके सजा दी गई और बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने समाअत में 5 मिनट का वक्फा दे दिया। समाअत के दौरान दोबारा स्टार्ट होने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की अपील को गैर मौसर करार देते हुए सजा के फैसले को बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। यहां ये बताना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस सजा के फैसले को बरकरार रखा है वो फैसला 17 सितंबर 2019 को इस्लामाबाद में कायम खसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब पाते हुए दिया था। आइन के आर्टिकल 6 के तहत उन्हें सजाए मौत देने का हुक्म दिया था। जस्टिस सेठ वकार, जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी अदालत ने न सिर्फ सजाए मौत की सजा सुनाई, बल्कि फैसले के पैरा 66 में बाकायदा तौर पर इस फैसले में लिखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत करते हैं कि वो मफरूर मुजरिम को पकड़ने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें और इसे यकीनी बनाएं कि उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए और अगर वो वफात पा जाते हैं तो उनकी लाश को घसीटकर इस्लामाबाद में डी चौक पर लाया जाए और 3 दिन के लिए लटकाया जाए। इस फैसले के खिलाफ उस वक्त के वफाकी वुज़रा ने जस्टिस वकार सेठ के बारे में क्या कहा था? वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उनका ये मानना था कि उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। साथ ही उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान भी कर दिया था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड, डिस्पिकेबल और बहुत ही गलत ऑब्जर्वेशन जज साहब ने दी है। ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है। इज अनफिट। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये मेंटली अनफिट है, इनकॉम्पिटेंट है। इनको फिल फॉर काम से रोक दिया जाए। जबकि फैसले पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से भी बयान सामने आया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। फैसले में इस्तेमाल किए गए अल्फाज जो हैं वो इंसानियत, वो मजहब और वो तहजीब और तमाम इक़दार के खिलाफ हैं। जबकि खसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब है। जनरल परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक आज के फैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बलातर हैं। खसूसी अदालत के 18 दिसंबर 2019 के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और फिर 13 जनवरी 2020 को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाने वाली खसूसी अदालत की न सिर्फ तश्कील को ही गैर कानूनी करार दे दिया, बल्कि उसमें होने वाली तमाम तर कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की लेगेसी के हवाले से और आज के फैसले के हवाले से इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे और वो डिवाइड जो सुपीरियर जुडिशरी में दिख रही है उसके क्या मंफी असरात हो सकते हैं। स्टे विद अस।
बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मई 2019 से जारी जो एक कशीदगी थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से जो शुरू हुई थी, उसने सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया। आज क्या इस कशीदगी की पहली कैजुअल्टी सामने आई है? जी देखें, मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली लिंक्ड है। ये तो वैसे एक बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड नजर आता है और आता रहा है। जहां तक नकवी साहब की बात थी तो वो रेफरेंस में उन्होंने कई जो उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हुई थी उसमें कई उनके असासों का तस्करा किया गया था। एक केस में शायद ये भी कहा गया था कि उनके सामने जो लिटिगेंट पेश हुआ था उससे ही गालिबन उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी। तो इस किस्म इस नौइयत के इल्जामात थे। बहरहाल जज साहब आपको ताज्जुब हुआ कि जब उन्होंने इस्तीफा टेंडर कर दिया, और क्या आपको लगता है कि उनको इन इल्जामात का सामना करना चाहिए था, ना कि इस्तीफा दे के जाने का? जी बिल्कुल। अगर उनका क्योंकि शुरू में तो उन्होंने इट वाज अ सरप्राइज, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने कहा था कि मैं इन तमाम इल्जामात का दिफा करूंगा और ये सब झूठ पे मबनी है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने आज जब इस्तीफा दिया तो आई थिंक सारी लीगल कम्युनिटी के लिए एक शॉक और सरप्राइज था। मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास तो यही इख्तियार होता है कि इफ दे डू फाइंड समबडी गिल्टी कि उनको उनके ओहदे से हटा दें, मगर जब अगर कोई जज खुद इस्तीफा दे दे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्या मजीद कोई इख्तियार होता है? और सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो इसको डिनाई करें या वो इसको फिल फॉर एक्सेप्ट कर सकते हैं? एंड देन व्हाट हैपेंस देन सर? क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाद अज़ां भी फॉलो की जा सकती हैं? देखें, जहां तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सवाल है तो अभी कुछ महीने कबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस मामले में। गालिबन मुनीब अख्तर साहब की और एजाजुल एहसन साहब की जजमेंट थी। सिविल सोसाइटी के कुछ फरीकन ने हिना जिलानी साहिबा के थ्रू एक पिटिशन फाइल की थी कि इवन, और उसमें एक दरख्वास्त ये भी थी कि अगर कोई जज फॉर एग्जांपल कोई करप्शन में इन्वॉल्व है एटसेट्रा तो उसकी रेजिग्नेशन के बाद भी 209 की कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें फिर ये तयन किया जाए कि वाकई उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट किया है या नहीं किया। क्योंकि होता यह है कि इस्तीफे के बाद जो भी जज साहबान की जो रिटायरमेंट की मराहत हैं वो कंटिन्यू करती हैं, मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कहा था कि नहीं, 209 बड़ी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है कि अगर कोई सर्विंग जज है और उसके खिलाफ शिकायत है और उसको निकालना है तो उसमें फिर 209 एप्लीकेबल होगा। उसकी रिटायरमेंट या उसकी रेजिग्नेशन के बाद 209 की कार्रवाई नहीं हो सकती। जहां तक आपने इस्तीफे की बात की तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इसमें एक बार कोई जज साहब इस्तीफा दे दें तो प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन नहीं होती कि वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट करे। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में जब एक बार रेजिग्नेशन दे दी जाती है तो इट अप्लाइज ऑटोमेटिकली। जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनके केस में कोई मुमासलत है? काजी साहब के केस में किसी कोई भी करप्शन की एलिगेशन नहीं थी। उसमें ये भी नहीं था कि उनके असासे जो हैं वो उनकी जरिया आमदन से ज्यादा हैं। उनके खिलाफ केस ये था कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में जो उनकी वाइफ और बेटी के नाम पे फ्लैट्स थे लंदन में, वो उन्होंने उनकी आई थिंक टोटल मालियत शायद कोई 7 लाख पाउंड के करीब थी 3 फ्लैट्स की, तो वो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में डिस्क्लोज नहीं किए और ये कहा गया था कि आपको अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के डिपेंडेंट चिल्ड्रन के भी आपको एसेट्स डिस्क्लोज करने हैं। उसमें काजी साहब का जवाब ये था कि मुझे मैं सिर्फ अपने जो खासे हैं
وہ میں ڈسکلوز، یا کوئی اگر میری وائف ڈپینڈنٹ ہیں اور یا میرے بچے ڈپینڈنٹ ہیں تو ان کے اثاثے ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مجھے ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میری جو زوجہ ہیں اور میری جو بیٹی کی بھی جو پراپرٹی ہے وہ میری وائف نے اپنی انڈیپینڈنٹ سورسز آف انکم سے ایکوائر کی ہے. اس میں پھر بعد میں وہ ساری تفصیل بھی آئی تھی کہ ان کی وائف کی جو والد تھے، مرحوم والد تھے، ان کی طرف ان کی بھی کوئی ہزاروں ایکڑ زمین تھی. ہی واز اے لینڈ لارڈ ان بلوچستان. تو اور پھر وہ جو پیسے بھی کیسے ٹرانسفر کیے گئے تھے تو ان کی وائف کے اکاؤنٹ سے پھر وہ لنڈن میں گئے تھے، تو وہ سارا ٹریل بھی سامنے کورٹ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ دونوں کیسز میں اتنا زیادہ کوئی ایسا لنک ہے. یہ البتہ یہ بات ہے کہ اپنا دونوں ایکسیپشنل کیسز یوں تھے کہ دے آر دی اونلی 2 ریفرنسز جو کبھی بھی کسی سپریم کورٹ جج کے خلاف دائر کیے گئے. اور بالکل مختلف طور پہ دونوں ریفرنسز اینڈ ہوئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیس بھی کیا ایک پورا ایک ماحول، ایک کیمپین، ادارے، حکومت وقت سب ان کے خلاف تھے، انہوں نے فیس کیا. اسی طرح جسٹس صدیقی نے بھی نہ صرف فیس کیا، برخاست ہوئے، بلکہ اس کے بعد بھی آج بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں اب سپریم کورٹ کے جج نہیں رہے، لیکن کیا وہ اویل کریں گے تمام تر پرکس اور پریویلیجز کو ایز اے ریٹائرڈ جج؟ جی ابھی تو کوئی ایسا ان کے کیونکہ ریزگنیشن ہے تو بہرحال آج کا جو قانون ہے اس کے مطابق تو ان کو یہ سارے مرات ملتے رہیں گے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی اب یہ، اور اس پہ نیچرلی بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے قانون کی یا تو قانون میں کوئی تبدیلی لائی جائے یا کوئی قانون کی کوئی نئی تشریح سامنے آئے تو وہ الگ بات ہے. مگر جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں تو ان کی انٹائٹلمنٹ ہوگی پینشن اور دیگر جو مرات ہیں. اینڈ آئرنی آف آل آئرنی سر، آج ہی انہوں نے استعفیٰ ٹینڈر کیا اور آج ہی ان کا لکھا ہوا فیصلہ بحیثیت ہیڈنگ اے بینچ آف لاہور ہائی کورٹ اوور ٹرننگ دا ڈیتھ سینٹینس آف فارمر ڈکٹیٹر پرویز مشرف، وہ بھی آج کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. یہ ریٹروسپیکٹو جسٹس آفٹر دا مین از نو لانگر ود اس اینی مور، اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا. اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم وثوق سے کہ اس طرح کا لیگل ایکشن اگینسٹ اے ڈیسیز پرسن یہ بھی ہمارے سسٹم کے لیے مفید ہو سکتا ہے ایز اے میسج؟ دروازے بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے فار اینی ایڈونچرزم؟ دیکھیں، جہاں تک یہ نقوی صاحب کا وہ فیصلہ تھا جس میں انہوں نے پرویز مشرف کی جو سزا تھی اور جو کنوکشن تھی وہ سیٹسفائیڈ کی، تو ان تمام معاملات سے یہ جو پراپرٹیز اور گھر ور خریدنے والی اور اثاثوں کے معاملات سے بہت پہلے جب ان کی ایلیویشن بھی ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو اس وقت بھی بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے یہی آبجیکشن تھی کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے یہ بری کیا ہے وہ بالکل غیر قانونی طریقے سے کیا ہے، اور یہ ان کو تاثر یہی جائے گا کہ ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف کو کیونکہ انہوں نے بری کر دیا تو اس لیے ان ریٹرن ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک مشرف صاحب کی ٹرائل کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اسپیشل کورٹ اس میں تشکیل دی گئی تھی، اس میں سارا ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ کیا گیا تھا، پھر 2-1 کے فیصلے سے ان کو کنوکشن دی گئی تھی، ڈیتھ سینٹنس دی گئی تھی. اس اسپیشل کورٹ کی جو ٹرائل تھی اس میں 3 ہائی کورٹ کے ججز تھے. اس اسپیشل کورٹ کی جو ٹرائل تھی اس کو روکنے کے لیے، اس کے ریزلٹ کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ پٹیشنز درخواست فائل ہوئی تھی، مگر وہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور نیچرلی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی بنتی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو وہ درخواست جو تھی مسترد کر دی تھی. بلکہ اور یہ بھی نوٹ کیا گیا تھا کہ
یہ جو اسپیشل کورٹ کی ٹرائل ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یہ سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے. اس کے باوجود اچانک سے لاہور ہائی کورٹ میں پھر درخواست دائر ہوئی کہ اسلام آباد میں اسپیشل کورٹ کی جو کارروائی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے جی. اور بڑی عجیب بات تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو جورسڈکشن اگر بنتی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنتی، مگر لاہور ہائی کورٹ نے ویسے ہی پھر اپنا، جس میں مظاہر نقوی صاحب کی ججمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے یہ ساری ٹرائل کا، اور مشرف صاحب کو انہوں نے بری کر دیا. اس کے بعد اپیلیں کئی بار ایسوسی ایشنز وغیرہ نے اپنا درخواستیں ڈالی تھی سپریم کورٹ میں، مگر 4 سال وہ درخواستیں بالکل لگی ہی نہیں، ایک بار بھی ان کی کوئی پیشی نہیں ہوئی. اچھا ہوتا کہ یہ مشرف صاحب کی حیاتی میں ہی یہ فیصلہ ہوتا. Even those judges who validated this martial law, کبھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. The politicians who were used as puppets during this martial law, کبھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. یہ بڑا گلہ ہو رہا ہے. جی بالکل، اپنا بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو ابھی بھی مزید ایفرٹس کی ضرورت ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو، پاکستان کی تاریخ میں کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو ایٹ لیسٹ جو ان کی کنوکشن ہے وہ مینٹین ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو ملٹری فورسز ہیں اور اس میں جو آفیسرز ہیں، کم سے کم دس ول بی سم تھنگ دیٹ دے ول تھنک اباؤٹ ان فیوچر. کسی بھی ایسا غیر آئینی قدم اٹھانے سے پہلے تو کم سے کم ایک مرتبہ اس ججمنٹ کے بارے میں سوچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی، عدالت سے جڑے ان معاملات میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ناظرین، سب سے پہلا تو یہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی اپنے خلاف لگے الزامات کا سامنا کرتے، اپنے آپ کو سرخرو کر لیتے، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کیا ہے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی آج بھی کر رہے ہیں. دوسرا، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے قبل رہنے والے 2 بڑے چیف جسٹس، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس عمر عطا بندیال، سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت پر فیصلہ دے دیتے، اور یہ نہ کہا جاتا کہ فیصلہ ایسے وقت میں دیا ہے کہ جب سر سے پانی گزر چکا ہے. تیسرا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان میں کوئی بھی گمشدہ نہ ہوتا، کیونکہ جدائی کا غم تمام غموں سے بھارہا بھاری ہے. ناظرین، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ان کا کام کرنا مشکل ہے. ایک جج صاحب کا یہ کہنا ایک طرح سے سپریم کورٹ میں عدم اعتماد، نو کانفیڈنس سے کم نہیں ہے. اپنے ہی ادارے کے 15 ججز پر کتنے گہرے اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں سسٹم پہ، کہ جو استعفے میں انہوں نے لکھا، اداروں کو مزید تقسیم اور کنٹروورشل اس ملک میں بھارہا نہیں بننا چاہیے. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.